जो ऑपरेशन था वो बंद कर दिया था और आज उसकी बहाली का ऐलान किया है। डिप्टी हाई कमिश्नर जो बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर हैं उनके हमरा बरतानवी ब्रिटिश एयरवेज के नुमाइंदे और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और ओवरसीज़ के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया कि ब्रिटिश एयरवेज पाकिस्तान के लिए अपनी परवाज़ें जो है वो जून 2019 से बहाल करेगा। हफ्ते में 3 परवाज़ें हिथ्रो लंदन एयरपोर्ट से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से हिथ्रो हुआ करेंगी और बाद में ये भी देखा जाएगा कि दीगर शहरों बिलखसूस कराची और लाहौर से भी इन परवाज़ों का आगाज़ जो है वो किया जाए। एक तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश एयरवेज जो है उसने ये महसूस किया है कि एक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो बहुत बेहतर हो चुकी है। लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान के जो अच्छे मकामात हैं उनकी सैर कर रहे हैं और जो हाइकिंग है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में इस वक्त जो बिजनेस है वो भी लौट रहा है, तो इसलिए ब्रिटिश एयरवेज जो है वो वापस अपने इस बिजनेस डेस्टिनेशन पर जो है वो आ रही है। जो पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल रज़ाक दाऊद और जुल्फ़ी बुखारी ने भी इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में सरमाए के हवाले से कोशिशें कर रही है, इसलिए कोशिशें कर रही है। बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी अपडेट करने के लिए। तो मामला बड़ा अहम है। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्यू ने कहा है कि मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ब्रिटिश एयरवेज पाकिस्तान में दोबारा परवाजों का आगाज कर रही है। इस्लामाबाद और लंदन के दरमियान बराह रास्त परवाजें अगले साल से शुरू हो जाएंगी। इस इकदाम से दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। मुझे ब्रिटिश एयरवेज की 10 साल बाद पाकिस्तान वापसी पर बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान डायरेक्ट लिंक खुलने से ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई है और दोनों ममालिक के दरमियान तालीम और तिजारत का दायरा वसी हो रहा है। मैं जून 2019 में ब्रिटिश एयरवेज के पहले तैयारी की आमद का मुंतज़िर रहूँगा। और DGISPR ने भी इस बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश एयरवेज की परवाजें शुरू होना खुशाइंद है। DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस की दहाइयों पर मबनी जद्दोजहद रंग ला रही है। परवाजें शुरू करने पर ब्रिटिश एयरवेज का शुक्रिया अदा करते हैं। DGISPR ने यह ट्वीट किया है और कहा है कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस की दहाइयों पर मबनी जद्दोजहद रंग ला रही है। परवाजें शुरू करने पर ब्रिटिश एयरवेज के शुक्रगुजार हैं। खबर तो जनाब बहुत ही है। 10 साल का इंतजार है। 10 साल बाद अब अगले साल 2019 में परवाजें दोबारा शुरू हो जाएंगी। एक और खबर है और वो खबर बताएंगे आपको मैं विष्णु। जी हाँ बिल्कुल, कुछ खबरें शामिल करते हैं सयाहों पर तशद्दुद केस के हवाले से, जहां मरकजी मुल्जिम नदीम ने थाना मरी में गिरफ्तारी दे दी है। गिरफ्तारी से कबल वीडियो जारी की गई जिसमें कहा गया है कि अपनी बेगुनाही साबित करूंगा, मैंने किसी औरत पर तशद्दुद नहीं किया। मरी में सयाहों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और इस मुल्जिम का ये कहना है कि वो अपनी बेगुनाही भी साबित करेगा, उसने किसी औरत को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया। आपको बताएं कि मरकजी मुल्जिम नदीम ने थाना मरी में गिरफ्तारी दे दी है। बसी है, मैं ट्रैवल गाइड हूँ, मैं मरी का रिहायशी हूँ। 2 दिन पहले जो GPO चौक में एक फैमिली के साथ ये सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा बना हुआ है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। मैं हल्फन कहता हूं कि किसी औरत किसी लेडीज के साथ कोई ज्यादती नहीं। मैं खुदा गवाह, मैंने किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया। 2 शख्स थे जिनके साथ मेरी तू ते मैं में हुई है। उसके बाद मैं जहां से भाग गया, मैं चला गया आगे पीछे। ये लोग इतना मुझे प्रेशर डाल रहे थे आगे पीछे, ये हो गया वो हो गया, बदनाम हो जाओगे, औरतों के साथ ज्यादती की है। मैं अल्फान कहता हूँ औरत के साथ ज्यादती नहीं हुई है। मैं आज खुद मैं अबूरी जमानत भी अपनी करा सकता था मैं, लेकिन नहीं, अबूरी जमानत भी नहीं कराऊंगा। मैं जाके खुद SHO साहब के पास पेश होने वाला हूँ। मरी शहर की इज्जत की खातिर मुझे अपने वालिदैन ने कहा है कि तुम जाके पेश हो जाओ। कुछ भी नहीं होता, अपनी बेगुनाही साबित करो। इसलिए मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने किसी औरत के साथ ऊपर हाथ नहीं उठाया औरत के ऊपर,
اور میری 2 آدمی کیمرامین سید واجد شاہ پر تشدد کرنے والے دونوں گارڈز کو جیل بھیج دیا گیا ہے. دونوں گارڈز کو جوڈیشل مجسٹریٹ ثاقب جواد کی عدالت میں پیش کیا گیا. گارڈز کی طرف سے ضمانت کی درخواست بھی دائر کی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں کیمرامین سید واجد شاہ پر تشدد کرنے والے دونوں گارڈز کو جیل بھیج دیا گیا ہے. دونوں گارڈز کو جوڈیشل مجسٹریٹ ثاقب جواد کی عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت کی طرف سے ضمانت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے. اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں کیمرامین سید واجد شاہ پر تشدد کرنے والے دونوں گارڈز کو جیل بھیج دیا گیا ہے. میاں نواز شریف کے گارڈز بتایا جا رہا تھا انہیں، جنہوں نے کیمرامین کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور میاں نواز شریف کا اس پر رد عمل ہے کہ گارڈز کی اس حرکت کی وجہ سے ان کی بدنامی ہوئی ہے، گارڈز کو سزا ضرور ملے گی. سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ کل کے واقعے کا انتہائی افسوس ہے، یہ موقع نہیں آنا چاہیے تھا. مجھے اعتراض اس بات پر بھی ہے کہ کیمرہ مین نے مارا. شکور کے خلاف بھی ایکشن لوں گا. انصاف ہر طرف ہونا چاہیے. وہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کو اہم خبر دیں، میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ کل کے واقعے پر انتہائی افسوس ہے، یہ موقع نہیں آنا چاہیے تھا. مجھے اعتراض اس بات پر بھی ہے کہ کیمرہ مین نے بھی مارا، اور شکور کے خلاف، یعنی جو گارڈ ہے، میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف بھی ایکشن لوں گا. انصاف ہر طرف ہونا چاہیے. وہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. یہ این آر او ڈھونڈ رہے ہیں. ملک میں سیاست کے نام پر بھیڑیے آ گئے ہیں. کیمرامین پر تشدد کا مقدمہ میاں نواز شریف کے خلاف درج کیا جائے. انہوں نے چیف جسٹس سے مطالبہ کیا کہ کیمرامین پر تشدد کا نوٹس لیں. وہ پیمز میں نواز شریف کے گارڈ کے تشدد سے زخمی ہونے والے کیمرامین واجد کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. نواز شریف صاحب ایک این آر او ڈھونڈ رہے ہیں مریم بی بی کے لیے، لیکن آصف زرداری کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بلاول کو این آر او ملے. کہ اس ملک میں سیاست کے نام پہ بھیڑیے آ گئے تھے. سیاست کے نام پہ وہ کالی بھیڑیں آ چکی تھی، جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے نہ صرف لوٹا بلکہ نوچا، اور اب بھی اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں. اب بھی یہ چور اسی کالونی میں رہتے ہیں جس میں شیخ رشید رہتا ہوگا یا دوسرے وزیر رہتے ہوں گے. پوچھا گورنمنٹ سے، پرچہ درج ہو گیا ہے اور ان کو پکڑنا چاہیے جو پرچے میں ہیں، اور میرا خیال ہے یہ پرچہ. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوزدار نے کہا ہے کہ تسلی رکھیں، پنجاب میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا. صحافی نے سوال کیا ڈاکٹر اریبہ کا کیا معاملہ ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جواب دیا بس میڈیا نے ایشو بنایا، معاملہ ایم ایس نے دیکھنا ہے، میں نے نہیں. جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس حوالے سے کیا کہیں؟ اس میں آپ تسلی رکھیں، انشاءاللہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ صوبے کے آئینی جو ہے وہ سربراہ ہیں. جی میں دیکھ رہا ہوں، وہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ ہر چیز ہم دیکھ رہے ہیں. آپ تسلی کریں، ریسٹ شور کوئی الیگل کام نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، یہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، اس میں آپ لوگوں نے اتنا ہائٹ کریٹ کی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اتنا بڑا صوبہ ہے، معاملات بھی تو چلانے ہیں نا. کوئی غیر قانونی کام ہوگا نہ کرنے دیں گے. ادھر لیگی رہنما حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ میری بیٹی کا استعفیٰ منظور کیا جائے. انہوں نے جیل سے اپنے خط میں کہا کہ میری بیٹی ڈاکٹر اریبہ کسی انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوگی. حنیف عباسی نے راجہ بشارت کو بھی خط لکھا جس میں انہوں نے اپنی بیٹی کا ساتھ دینے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. تو خط لکھا ہے حنیف عباسی نے جیل سے، جو کہ قید میں ہیں اس وقت جیل میں، اور انہوں نے یہ خط لکھا اور کہا کہ میری بیٹی کا استعفیٰ منظور کیا جائے. ادھر اپوزیشن کے سینئر رہنما خورشید شاہ کا کہا ہے کہ ہمیں عمران خان کی حکومت کو گرانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو وہ خود گرا رہے ہیں. عمران خان اپنا دشمن خود ہے. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. عمران کو گرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں کوئی پارٹی ہے ان کو گرانے کی کوشش. یہ اپنا دشمن خود ہے. جب مڈ ٹرم میں جائیں گے تو کراچی کی جو 11 سیٹیں ایم کیو ایم سے اور پیپلز پارٹی نے چھینی ہیں رات کے ٹائم پہ، وہ ان کو نہیں ہوں گی. جو تحریک لبیک کو کھڑا کیا گیا، جن کے ساتھ ان کا آج کل بات چیت ہوئی تھی اور پھر ناراضگیاں ہیں، وہ 30-35 سیٹیں ہیں.
जो हमारे कुछ अदारों ने इनको अच्छे से लोग पकड़ के इलेक्ट्रबल लेके दिए 30-35, वो नाराज़ बैठे हुए हैं उनके ऊपर। इनके पार्टी के लोग नाराज़ हैं और इनके पास आज भी जो अक्सरियत है अपनी नहीं है। ये मेंगर साहब की, MQM की, बाप की, इन 2-3 जमातें हैं, इनकी अक्सरियत है। तो वो उस वक्त कौन होगा उस वक्त? अगर मिड टर्म, अगर इन केस, जो मैं नहीं समझता, हम तो चाहते हैं कि जी निज़ाम चले, हम उस पीपल्स पार्टी वो ख्वाहिश नहीं रखती, मगर इन केस अगर होता है तो ये सारा जो कल था, जो कल के इलेक्शन में माहौल था, क्या आने वाले मिड टर्म में ये माहौल होगा? हर तरफ चेंज ही चेंज होगी, तो क्या होगा फिर? तो ये सोच भी नहीं सकें कि ये जो 35-30 सीटें 2013 में इसने ली थी, क्या वो भी ले सकता है? नहीं ले सकता। आगे बढ़े और आपको बताएं, DHO ने सेक्रेटरी सेहत खैबर पख्तूनख्वा को दरख्वास्त दे दी। DHO डॉक्टर उमर खान का कहना है कि जिला नाजिम को सरकारी गाड़ी ना मिलने का दुख है। भर्तियां ना करने पर भी नसीम आफरीदी नाराज थे और कई बार संगीन नताइज की धमकियां भी दी गईं। ये मामला क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदे आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब बताएगा ये क्या मामला है, इस पर आगाह कीजिएगा। जी, DHO कोहा डॉक्टर उमर खान आफरीदी की जानिब से सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को एक मरासिला भिजवा दिया गया है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम किया है कि डिस्ट्रिक्ट नाजिम कोहा नसीम आफरीदी ने उन्हें अपने दफ्तर बुला लिया, वहाँ उनको शदीद धमकियाँ दी, इस तरह गालियाँ भी दी गई है, चूँकि वो उनके ज़र इस्तेमाल जो गाड़ी है वो न देने का मलाल था, और साथ साथ वो एक डॉक्टर की अपनी मर्ज़ी से तबादला करना चाहता था, जिसके खिलाफ वो खड़े हो गए, वो बात न माने, और इस तरह वहाँ पर कुछ खिलाफ कानून कुछ भर्तियाँ वो करना चाहता था, जिसके खिलाफ भी वो खड़े हो गए, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट नाजिम को बाकायदा तौर पर बता दिया कि वो ऐसा नहीं होना है, यहाँ पर सरकार की जो कानून चलती है तो वो हम चला देंगे, और यहाँ पर जो तबादले होंगे या नौकरियाँ तो सारे के सारे मेरिट पर दिए जाएंगे, जिस पर डिस्ट्रिक्ट नाजिम बरहम हो गए और उन्होंने अपने दफ्तर बुला लिया, उनको शदीद धमकियाँ दी और उनको गालियाँ भी दी। इस मौका पर उन्होंने सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से इस्तदा की है कि इस बात का नोटिस लिया जाए कि ज़िला नाजिम ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाकर वहाँ पर डराया, धमकाया और वहाँ पर शदीद धमकियाँ दी। तो साथ साथ ये भी इस्तदा की गई है कि बात आला हुकाम तक भी पहुँचाई जाए और उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आफ्ताब आगाह करने का। उधर ज़राई नाज़िम कोहाट नसीम आफरीदी का कहना है कि मैंने कोई गाली नहीं निकाली, DHO अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं देते, हर वक्त उनके दफ्तर में उनके दोस्त बैठे रहते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही किसी को गालियाँ दी गई हैं और ना ही किसी को कोई मतलब ऐसी कोई तलख कलामी हुई है। सिर्फ बात इनकी ड्यूटी की है, आए दिन हमें शिकायत आती है, आए दिन हमें कंप्लेंट आते हैं कि जी डॉक्टर साहिबान अपने हॉस्पिटल में हो या BHU या RHC में हो, वहाँ पे ड्यूटी नहीं करते। हम अक्सर उनकी कंप्लेंट पे जब जाते हैं तो मौके पे अक्सर यही हमें मिलता है कि वो ड्यूटी पे नहीं होते। आप यकीन करें हमारे कोहाट में ऐसी BHUs RHCs हैं जहाँ पे महीनों महीनों से डॉक्टर नहीं जाते हैं, वो तनख्वाहें लेते हैं लेकिन जाते नहीं है। DHO साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, उनका काम है मॉनिटरिंग, उनका काम है विजिट करना। आप यकीन करें हमारे DHO सिर्फ उनकी ड्यूटी है विजिट करना अपने BHU और RHC। मैंने उनसे पूछा है बाज़ BHUs का जो आज तक उनको ये नहीं पता कि कोहाट में फलां BHU कहाँ पे है। मैंने उस दिन विजिट किया था, मुझे कंप्लेन आई थी कि जी डॉक्टर साहब जो है वो अक्सर OPD के दौरान, क्योंकि BHU में सिर्फ एक ही मेल डॉक्टर होता है, MO जिसको कहते हैं, तो मैं वहाँ पे जब मौके पे गया तो वो अक्सर OPD के दौरान अपने साथ दोस्तों को बिठाता है। तो मैं जब वहाँ पे मौके पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी उनके 3-4 दोस्त बैठे हुए थे। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर उस्मान, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके साथ ये 3-4 दोस्त जो बैठे हुए हैं, अगर मरीज आपके पास आ जाएं तो वो मरीज आपसे क्या आपके अपने मतलब जो तकलीफ उनको जो मसले हैं वो कैसे आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपके साथ 3-4 दोस्त बैठे हुए हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि सूबे में पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक कर दिया। अब खैबर पख्तूनख्वा तजारती सरगर्मियों का मरकज बनेगा। पुलिस को जदीद पुलिस बनाना इमरान खान का विजन है। दहशत गर्दी के खिलाफ KP पुलिस ने 1600 जवानों और अफसरान का नजराना पेश किया। वो हंगू में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। पुलिस की शफाफ भर्तियां अमल में लाई गई है। ईटा के जरिए महकमाना प्रमोशन समेत फास्ट ट्रैक प्रमोशन और पुलिस की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। सवाबी और स्वाद में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स कायम किए गए हैं। पुलिस एक्सेस सर्विस
मुतारिफ कराई गई है। इन इक़दामात के नतीजे में अमन कायम हो चुका है। सूबे में कायम अमन के लिए अब हर कोई पुलिस फोर्स की कारकर्दगी का मुतारिफ है। हमारा आने वाला कल हमसे और ज़्यादा ज़िम्मेदाराना रवैये, इखलास, पेशावराना अहलियत और हुकूमी जज्बे का तकाजा करता है। इदारों को पेशा और यहाँ पर आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ का माथा चूमने वाला आज इमरान खान के बूट चाट रहा है। एक रेलू कट्टा बेसुरी आवाजें निकालकर वफादारी निभाता है। शेख रशीद अहमद रेशम के कारोबार की तफसीलात कौम को बताएं। शेख रशीद जमहूरियत के लिए नासूर है। राना सनाउल्लाह ने ये रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद बताएं कि उनका कारोबार क्या है। नवाज शरीफ का माथा चूमने वाला आज इमरान खान के बूट चाट रहा है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि सरगोदा की एक खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। बच्चों में 3 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जच्चा बच्चा खैरियत से हैं। 2-3 रोज में अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। अभी आपको इस बारे में भी बताएंगे, लेकिन लिए चलेंगे बराह रास्त फवाद चौधरी, वफाकी वज़ीर इत्तलात इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने सऊदी अरेबिया से बात की, हमने चाइना से बात की, हमने यूएई से बात की और हमने एक डिफॉल्ट का हमारा था कि अदायगियों का बड़ी मसला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब असल सफ़र जो है मसला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हल किया। ये नहीं है कि हर साल के एंड के ऊपर हम कभी IMF में चले जाएं, कभी फलाने से पैसे ले लें, फलाने से ले लें। हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो क्रेडिट जाता है हमारे इकनॉमिक टीम को, असद उमर साहब को, हमाद साहब को, खुसरो बख्तियार साहब हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं और हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं हारून शरीफ साहब, इन तमाम लोगों को जो क्रेडिट इस वक्त इनकी जो लड़ाई है या इनकी जो है वो ये है कि किस तरीके से हमें अपने पाँव के ऊपर खड़ा करना। अपने पाँव के ऊपर आप कैसे खड़े होंगे? अगर आपके पास आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी। आपका डॉलर रिजर्व जो है वो इतना होगा कि आपको ज़रूरत नहीं होगी। आपका पास इतने पैसे होंगे कि आप तरक्याती मंसूबों पे काम कर सकें। ये कैसे होगा? इसके लिए जो हल है वो आसान नहीं है। हल ये है आपका टैक्स नेट ब्रॉड हो। और मुझे खुशी है कि इस वक्त जो इस दफ़ा जो रिटर्न्स जमा हुई हैं वो पहली बार एक लंबे अरसे के बाद उनमें मुस्बत ट्रेंड सामने आया है। और हमारी जो इस वक्त इस बार जो कि टैक्स रिटर्न जमा हुई हैं उनकी तादाद पिछले से बहुत ज़्यादा है, तकरीबन दुगने के करीब जो है उनमें इजाफा हुआ है, जो कि एक बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है। अगर हम इससे पहले जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की कि अगर तो हमने जो एग्जिस्टिंग टैक्स देने वाले हैं उन्हीं के ऊपर बोझ डालने रखना है तो फिर इकॉनमी एक्सपेंड नहीं हो सकती। लिहाजा वाहिद तरीका यह है कि जो लोग इस वक्त टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए। एक हम ये कर रहे हैं। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि हम जो इंपोर्ट की हमारी जो अशिया है हम उनको डिस्करेज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को इनकरेज कर रहे हैं। हमें जो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को शिकायत भी हुई कि मोबाइल फ़ोन जो हैं वो आप 2 या 3 लाने के ऊपर जो है वो आपने टैक्स लगा दिया है। हम $2 अरब के मोबाइल फ़ोन मंगवा देते हैं हर साल। हम 900 मिलियन की जो है वो दालें मंगवाते हैं, 1100 मिलियन का हम पाम ऑयल मंगवा लेते हैं। इस टाइप की हमारे जो अखराजात हैं, जब तक हम इनको डिस्करेज नहीं करेंगे, जब तक हम इनके ऊपर टैक्सेशन नहीं करेंगे, जब तक इनको हम एक नेट में लेके आएंगे, मुल्क कैसे अपने पाँव के ऊपर खड़ा होगा? लिहाजा जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि आप इंपोर्ट्स को डिस्करेज करेंगे, आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, रेमिटेंसेस जो है वो आप कोशिश करेंगे कि लीगल ज़राए से हों। इस वक्त जो हमारी लीगल रेमिटेंस है वो तकरीबन $20 अरब के ऊपर है, लेकिन तमाम तर जो अंदाजे हैं वो कहते हैं कि ये कम से कम $40 बिलियन है और हम $10 अरब के लिए पूरी दुनिया में धक्के खाते हैं।
लिहाजा अगर हम अपनी रेमिटेंस जो है उसको 10-15 अरब डॉलर बढ़ा लेते हैं और उसको लीगल नेट में ले आते हैं तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं उस पर हल हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो इक़दामात हैं वो हमने अब शुरू कर दिए हैं। पिछली हुकूमत के दो सबसे जो पिछला हमारा सिलसिला रहा उसमें जो सबसे बड़े मसले थे वो दो थे। एक तो करप्शन थी कि आपने करप्शन की, दूसरा फिर था कि वो करप्शन का पैसा बाहर भिजवा देते थे। अभी अगर आप किस्से कहानियां सुने, ये जो सिंध गवर्नमेंट के साहिबान के किस्से कहानियां आ रहे हैं कि किस तरीके से पैसा करप्शन तो की गई और करप्शन का पैसा जो है फिर किस तरीके से बाहर भेजा गया, यानी 5-5 करोड़ के बाग बना के लॉन्चों के जरिए, मॉडल्स के जरिए कोई का बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है और जब तक हम लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके साथ हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको नहीं करेंगे तो फिर उसको जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। अब CPEC की जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें हम पहले जो CPEC था वो सिर्फ जो था वो सड़कों और उसके ऊपर महदूद था, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर महदूद था। अभी जब गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब तो यहाँ पे MOU साइन हुआ है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, जहाँ पर हमने एग्रीकल्चर को एक मेन फोकस बना दिया है अब CPEC का, और CPEC के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स अब आ रही हैं और सड़कों और ब्रिजेस और ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसको हम लेके जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, बजाय इसके कि हुकूमत सिर्फ पैसे खर्च करे पुल बनाने के ऊपर, सड़क बनाने के ऊपर। हमने फैसला किया है कि उसमें हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो हैं उनको शामिल करेंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़्यादा काम है वो वहाँ पर होंगे। CPEC में हमने इसके साथ साथ $10 बिलियन की ऑफशोर गैस पाइपलाइन डील जो है वो रशिया के साथ हुई है। फिर हमारी इसके साथ इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डील है वो सऊदी अरेबिया के साथ ऑयल रिफाइनरी की हमारी डील है, UAE के साथ हमारी जो डील्स हैं वो हो रही हैं। तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपका डॉलर से का जो डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आएगा तो आपके रुपए से प्रेशर हट जाएगा। अननेचुरल ये कहना कि हम करें कुछ ना, लेकिन बाहर वो कहते हैं ना कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे रंग लाएगी अपनी भी फाका मस्ती के एक दिन, कि बाहर के पैसे ले लें उसके बाद हम वो पैसे खर्च करके आर्टिफिशियली हम रुपए की कीमत जो है उसको हम नीचे रखें। उसका आप लोग ज़्यादा समझते हैं, बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, वो तबाहकुन पॉलिसी है। जब खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग भी दी। मईशत बेहतर करना चैलेंज था। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमती मुआशरती टीम खुद इन्हिसारी पर काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत मिली थी तो डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रहे थे। जर्मनी भी पाकिस्तान ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर बनाने का सोच रहा है। फवाद चौधरी ब्रीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बेहतर बना रहे हैं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू इस वक्त जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। सहाफी ने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर नहीं आ रही, क्या एतमाद का फुकदान है? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि आप फूंक डाल रहे हैं। ये सवाल के जरदारी साहब को मिड टर्म इंतखाबात का इशारा मिला है। आपको मिड टर्म इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले, मैं इशारों से मुतालिक बात नहीं करता। सहाफ़ियों ने सवाल किए और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि पार्लियामेंट हाउस पहुंचे उन्होंने जवाबात दिए। और सहाफ़ी ने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर नहीं नज़र आ रही, क्या एतमाद का फुकदान है? जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि आप इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और खबर दें आपको कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने अबू धाबी में तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत में मदद की है। आएं दुआ करें 3 दिहाइयों तक जारी जंग खत्म हो जाए जिससे बहादुर अफगान अवाम मुतासिर हुए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने ट्वीट में कहा है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए जो हो सका पाकिस्तान करेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये बात ट्वीट करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अबू धाबी में तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत में
मदद की है। खबर दें आपको कराची से। कराची के इलाके खारादार और मच्छी मयानी मार्केट में एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लगने के बायस 2.5 साला बच्चा झुलस कर जाम भाग हो गया है। बच्चे के वालिदैन कहते हैं घर पर ताला लगाकर काम पर गए थे, अचानक आग लग गई, एक बच्चा जाम भाग हो गया जबकि 2 बच्चों को पड़ोसियों ने बचा लिया। इस बारे में जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ जिल हैदर से। जिल हैदर बताएगा क्या कहना है यानी शाहिदीन का और वालिदैन का। बंस वार्ड के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर एक 2.5 साला बच्चे की जली हुई बॉडी लाई गई है। ये वाकया जो है ये खारादर में पेश आया, जो एक घर में अचानक आग भड़क उठी थी। उस घर में उस वक्त सिर्फ 3 बच्चे थे, एक 2.5 साल का एक बच्चा जो इस वाकये में जाँ बहक हुआ है, जबकि 2 और मासूम बच्चे थे जिन्हें अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो बचा लिया। बच्चों ने खेलते हुए जो इब्तदाई तौर पर हमारे इसके वालिद से बात हुई जो कि एक निजी सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था और इसकी वालदा जो है बच्चों की वालदा घरों में काम करती थी महल्ले में। ये बाहर से ताला लगा के अपने तीनों बच्चों को घर में बंद करके जाते थे, दोनों मियां बीवी काम पे जाते थे। आज बच्चों ने खेलते हुए माचिस जलाई है जिससे आग जो है बिस्तर पे लगी है, कपड़ों पे लगी है और पर्दों पे, जिसकी वजह से पूरा घर जो है वो जल गया। 2.5 साल का ये बच्ची जो है अयान अली जिसका नाम बताया जा रहा है, ये झूले में थी और ये जल गई और जल के जाबाक हो गई है झुलस के। इसके अलावा 2 बच्चे थे, उनको अहले इलाका ने जब धुआं उठते देखा तो दरवाजा तोड़ के